नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं पावर सप्लाई जो पीएलसी में लगता है या पीएलसी को चलाने के लिए जो पावर सप्लाई लगता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रांसफार्मर बेस्ड पावर सप्लाई और सेकंड होता है एसएमपीएस बेस्ड पावर सप्लाई। तो ट्रांसफार्मर बेस्ड पावर सप्लाई क्या होता है? एक ट्रांसफार्मर होता है जो फेज वोल्टेज रहता है उसको स्टेप डाउन करके एक 24 वोल्ट कन्वर्ट करता है, क्योंकि जनरली सारे पीएलसीज जो कंट्रोल सिस्टम में अभी यूज हो रहे हैं या जो जितनी भी मशीनें नहीं आ रही है उसमें 24 वोल्ट स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है। तो जनरली ये जो ट्रांसफार्मर्स रहते हैं वो दो फेज के रहते हैं फॉर स्मॉलर सिस्टम्स, और कोई बड़ी सिस्टम है ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है फील्ड आयो को, तो वहाँ पे थ्री फेज पावर सप्लाईज आते हैं जिसका कि डीसी वोल्टेज 24 वोल्ट के लिए ट्यून किया रहता है। मतलब उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी जो वाइंडिंग्स रहती है वो इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि 415 जो वोल्टेज है फेज टू फेज वाला, उसके रिस्पेक्टिवली वो जो आउटपुट देगा ट्रांसफार्मर वो 24 वोल्ट रहेगा। जनरली इन ट्रांसफार्मर के आगे एक रेक्टिफायर सर्किट और कैपेसिटर्स रहते हैं। जो एसी वोल्टेज सेकेंडरी में आपको मिल रहा है 24 वोल्ट, उसको कन्वर्ट करने के लिए डीसी वोल्टेज में ये चीज़ यूज की जाती है। तो इनमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि ये पावर सप्लाई जो होते हैं वो अनरेगुलेटेड होते हैं, तो इसका मतलब है इसका वोल्टेज के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आते हैं तो वोल्टेज कम ज़्यादा होता रहता है सेकेंडरी साइड में। बट इसका एक एडवांटेज भी है, इसका लोड रेगुलेशन बहुत अच्छा है। मतलब आप 100% लोड पे भी यूज़ कर रहे हो तो जो वोल्टेज आपको मिल रहा है उसमें कुछ ड्रॉप नहीं दिखता है। बट लाइन रेगुलेशन, जैसे कि मैंने कहा कि अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई होने की वजह से लाइन रेगुलेशन में दिक्कत आती है। मतलब इन अगर प्राइमरी का वोल्टेज वेरी होता है तो सेकेंडरी भी उससे इम्पैक्ट हो जाती है। उसमें और एक चीज़ होती है, इसमें किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं होता है। मतलब अगर ओवरलोड होता है तो ट्रांसफार्मर हीट करेगा तो वाइंडिंग भी जा सकती है, मतलब वाइंडिंग बर्न हो सकती है। क्योंकि इसमें कोई किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं होता है तो अल्टीमेट जो लोड करंट बढ़ता है तो सेकेंडरी को ज़्यादा पंप करना पड़ता है करंट, और उसकी वजह से ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग जलने का खतरा रहता है। और कुछ आउटपुट में शॉर्ट सर्किट भी होता है तो उसी भी केस में ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी कॉइल है वो ओवरलोड हो जाती है और उसकी वजह से जलने का खतरा रहता है सेकेंडरी वाइंडिंग का। क्योंकि इसमें किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं रहता है, अगर आउटपुट में कुछ भी शॉर्ट सर्किट होता है तो ट्रांसफार्मर उसको बंद नहीं कर सकता या ट्रिप नहीं कर सकता। सेकंड जो चीज़ अभी यूज़ की जाती है वो एसएमपीएस, जिसको कि स्विच मोड पावर सप्लाई बोलते हैं। इसमें जो प्रिंसिपल होता है तो इसमें क्या होता है कि पहले एसी को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद में उसको स्टेप डाउन किया जाता है। तो स्टेप डाउन कैसे किया जाता है, उसमें मॉसफेट्स का यूज करके स्विच करके उसको एक हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर के जरिए से उसको वोल्टेज में डीसी वोल्टेज जो कि लोअर एम्पलीट्यूड रहेगा उसमें कन्वर्ट किया जाता है। तो ये बेसिकली ऑपरेट होता है स्विचिंग प्रिंसिपल डीसी वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। इसमें होता है कि एक सर्किट होता है जो उस ट्रांसफार्मर को कंट्रोल करता है, जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर होता है उसमें, और उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वहां से फीडबैक वापस प्राइमरी स्टेज में दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे लोड बढ़ता है, वोल्टेज अगर ड्रॉप हो रहा है तो वो फीडबैक प्राइमरी साइड को मिलने के बाद जो स्विचिंग का जो स्पीड फ्रीक्वेंसी है उसको रिकैलकुलेट करके वो आउटपुट का जो वोल्टेज है उसको मेंटेन रखा जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एसएमपीएस होते हैं वो हाईली रेगुलेटेड रहते हैं, उनका आउटपुट एकदम कांस्टेंट रहता है और उस आउटपुट को हम लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं। मतलब 24 वोल्ट है आपने दिया है, लेकिन अगर बहुत बड़ी मशीन्स है तो और इसके जो कंट्रोल्स या सेंसर्स या आउटपुट डिवाइसेस है वो अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हो तो वो केस में जनरल टेंडेंसी ये रहती कि वो वहां तक पहुंचते पहुंचते वोल्टेज में एक आध दो वोल्ट का ड्रॉप आ जाता है। तो उसको मिटिगेट करने के लिए हम लोग उधर पे पावर सप्लाई के अंदर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो पावर सप्लाई पे हमने अगर 25 वोल्ट सेट किया
तो अगर फील्ड में 1 वोल्ट ड्रॉप हो रहा होगा तो ऑटोमेटिकली फील्ड के अंदर वो वोल्टेज 24 वोल्ट सेट हो जाएगा। उसके बाद में इनमें लाइन रेगुलेशन बहुत अच्छा होता है, बट लोड रेगुलेशन थोड़ा सा पुअर रहता है। जैसे मैंने बताया कि जो लोड बढ़ता है तब वो केस में एक सर्टेन पॉइंट आता है जहाँ पे ट्रांसफार्मर जो डीसी वोल्टेज है उसको 24 वोल्ट या सेट वोल्टेज में कांस्टेंट नहीं रख पाता है। बट लाइन रेगुलेशन बहुत अच्छा होता है। लाइन वोल्टेज में कितने भी फ्लक्चुएशन आए, ये सिस्टम डिज़ाइन ऐसा ही किया होता है कि पावर सप्लाई का जो आउटपुट है वो एकदम कांस्टेंट रहे। उसके बाद में ये पूरा कंप्लीटली कंट्रोल्ड होने, प्राइमरी और सेकेंडरी कंप्लीटली कंट्रोल्ड होने की वजह से इसमें ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन जैसे प्रोटेक्शंस अवेलेबल है। कुछ जगह पे अगर कोई सेंसर या कॉइल शॉर्ट हो जाता है तो इन केस जो पावर सप्लाई रहेगा, एसएमपीएस बेस्ड पावर सप्लाई रहेगा, उसका आउटपुट ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा और उसके बाद में अगर वो शॉर्ट सर्किट आप क्लियर करते हैं तो वापस से वो रिस्टोर हो जाता है। और ओवरलोड के केस में जब अगर रेटिंग जो पावर सप्लाई है, एसएमपीएस बेस्ड पावर सप्लाई है, उसका रेटिंग अगर 10 एम्पियर है तो 10 एम्पियर एक्सीड करने के बाद में पावर सप्लाई ऑटोमेटिकली शटडाउन ले लेता है और पावर सप्लाई खराब होने से बच जाता है। तो ये था पावर सप्लाईज के बारे में। इसके बाद में एक सवाल आ सकता है, वो सवाल ये आ सकता है कि हम लोग कौन सा प्रेफर कर सकते हैं। देखिए जो पैनल साइजिंग करते हैं, और ये इंडस्ट्री 4 आने के बाद क्या है कि आपको जो प्रॉपर इलेक्ट्रिकल पैनल है उसको कॉम्पैक्ट बनाना है। और जनरली ट्रांसफार्मर में कैसा रहता है कि उसमें प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग्स रहती है, उसके बाद में उसके इंसुलेटिंग कोर्स और वो सारी मेटल की चीजें होती है। उसकी वजह से जनरली क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में बहुत ज्यादा वेट होता है और वो एडिशनल स्पेस भी कंज्यूम कर लेता है एक इलेक्ट्रिकल पैनल में। इसीलिए जो नई सिस्टम्स अभी डेवलप की जा रही है या करंटली यूज किए जा रहे हैं वो एसएमपीएस यूज किए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे एडवांटेजेस है। उसमें आप शॉर्ट सर्किट या कुछ पावर सप्लाई के अंदर फॉल्ट होगा तो उसके लिए आपको एक रिले भी अवेलेबल होता है, जो रिले इंडिकेट करता है कि देयर इज समथिंग बैड इन सी टॉप। सो इसी एडवांटेजेस के चलते आजकल के जो जितने भी पैनल आ रहे हैं उसमें पूरे एसएमपीएस यूज किए जाते हैं। सो थैंक यू फॉर द डे। हम लोग जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।